जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग पिछले लेक्चर में क्या बात कर चुके थे। हम लोग ऐसे तो चैप्टर नंबर 4 को बात कर रहे थे, ठीक है, जिसका नाम था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जिसके हिंदी में मैं बात करूँ कार्बन और इसके यौगिक। जिसमें हमने पिछले लेक्चर में मैंने बात किया था कि कार्बन क्या होता है, कार्बन का इंट्रोडक्शन के बारे में सारी पार्ट्स को पढ़ लिए थे, ठीक है। अब इंट्रोडक्शन कार्बन का बात हो रहा था, यहाँ पे नाम से ही पता चलता है कि चैप्टर में हमें कार्बन और इट्स कंपाउंड मतलब कि कार्बन जो होता है ना, कार्बन कितने सारे कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, कैसे फॉर्मेशन करता है, इसके बारे में पढ़ना है। तो सिंपल से हमें कार्बन जो फॉर्मेशन करेगा कंपाउंड का, मान लिया जाए कार्बन है, कार्बन किसके साथ मिलकर क्या बनाएगा, CO2 ऑक्सीजन के साथ मिलकर बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। इसी प्रकार से कार्बन और तत्वों के साथ मिलकर बनाता है CaCO3। इस तरह से इसमें भी कार्बन आ रहा है। तो मतलब कार्बन बहुत सारे तत्वों में पाया जाता है, बहुत सारे पदार्थों में आपको बताया जाएगा कि मैक्सिमम तत्व होते हैं जिनका प्रयोग हम लोग करते हैं, तत्व बोल रहे हैं। मैक्सिमम पदार्थ होते हैं जिनका प्रयोग हम लोग दैनिक लाइफ में करते हैं ना, वो सभी लगभग क्या से बने होते हैं, तो सभी लगभग कार्बन से मिलकर बने होते हैं। लगभग 90% बोला जाए तो कार्बन से मिलकर बने हुए पदार्थ का हम लोग हर रोज प्रयोग करते हैं। कुछ ही ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका निर्माण कार्बन से नहीं हुआ है, जिनका प्रयोग हम भी करते हैं, लेकिन 90% ऐसे पदार्थ हैं जिनका प्रयोग तो करते हैं लेकिन वो बने किससे, कार्बन से बने हुए हैं। जिसके बारे में आपको अच्छी तरह से आपको बताया गया था कार्बन के इंट्रोडक्शन में, जो कि पार्ट 1 में हम लोग इसके इंट्रोडक्शन पार्ट्स में देख चुके थे, ठीक है। इसके पिछले वीडियो में मैं बात करूं, यदि प्रीवियस लेक्चर में मैं बात करूं, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग सिंपल सी कार्बन का इंट्रोडक्शन के बारे में बात किए थे कि कार्बन क्या होता है, कार्बन के बारे में जो भी बातें था, जानकारी था, हम लोग बहुत अच्छी तरह से डिस्कस कर दिए थे। उसके आगे भी एक बात आया था, कार्बन का हम लोग पढ़े थे क्या, संयोजकता, कि आखिर कार्बन जो होता है ना, कार्बन आबंध कैसे बनाता है। तो कार्बन का संयोजकता आपको बताया गया था, कार्बन का संयोजकता 4 होती थी। अब 4 होने के कारण क्या होता था कि कार्बन बीचों बीच हो जाता था, मतलब कार्बन यहाँ पे परमाणु संख्या इसका 6 होता था। अब परमाणु संख्या 6 होने के कारण क्या करता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला तो 2 और 4 आता था। अब ध्यान से देखिएगा, आपको एक बातें बताया गया था, कोई भी परमाणु हो वह हमेशा नजदीकी वाले अक्रिय गैस के जैसा बनना चाहता है। इसी प्रकार से कार्बन क्या होता है, नियोन के जैसा भी बनना चाहता था और हीलियम के जैसा भी बनना चाहता था, क्योंकि देखिए दोनों तरफ से इसका डिस्टेंस सेम आता है। यहाँ पे 6 पर आता है, 4 आगे जाएगा तो किसके जैसा बन जाएगा, नियोन के जैसा, और 4 पीछे जाएगा तो वो हीलियम के जैसा बन जाएगा, दोनों अक्रिय गैस होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको बताया गया था कि इसका 4 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, जिसे हम लोग संयोजकता कहते थे। तो कार्बन यही होता है कि कार्बन न तो 4 इलेक्ट्रॉन किसी को हमेशा के लिए दे सकता था और न ही हमेशा के लिए ले सकता था। तो क्या करता था, 4 इलेक्ट्रॉन को साझेदारी करता था। साझेदारी का मतलब कि इलेक्ट्रॉन को लेन देन करना, कि यदि हमें अभी मेरे को मतलब अभी हमें जरूरत नहीं है तो अभी हम दे देते हैं किसी को, लेकिन जब भी हमको जरूरत होगा तो आप भी मतलब कि उससे भी कभी न कभी इलेक्ट्रॉन ले लिया जाएगा। इस प्रकार से कार्बन अनेकों से क्या करता था, बॉन्ड बनाता था, जिसके बारे में हम लोग अच्छी तरह से पढ़ लिए थे। अब जो बॉन्ड बनाता था ना, उसी को हम लोग कहते थे कार्बन का सहसंयोजक आबंध। सहसंयोजक आबंध क्यों, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी होता था। कभी भी यहाँ पे कार्बन किसी को इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता था और किसी से ले नहीं सकता था, साझेदारी करता था कि अपना देता था और दूसरा को भी इलेक्ट्रॉन दे लेता था। यहाँ तक बातें आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी, जो कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर में ये सब बातें के बारे में डिस्कस कर लिए थे, ठीक है। लेकिन कभी आपके दिमाग में ये भी तो सवाल आया होगा ना कि कार्बन जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, कार्बन को प्राप्त कहाँ से किया जाता है। ऐसे तो चैप्टर नंबर 3 में आपको बहुत अच्छी तरीके से बातों को बता दिया गया है कि आखिर जो तत्व होते हैं, तत्वों में हम लोग चैप्टर नंबर 3 में क्या पढ़े थे, धातु और अधातु, यही नहीं पढ़े थे। और आपको पता है कि जो 118 तत्व होते हैं ना, उसमें से कुछ धातु, कुछ अधातु और कुछ उपधातु होते हैं, ठीक है। तो उन सभी तत्वों कहाँ पाए जाते हैं, पृथ्वी के भूपर्पट्टी में पाए जाते हैं। या तो आपको बताया गया था समुद्री जल, ऐसे मतलब कि खदानों में भी पाए जाते थे, मतलब सिंपल से पृथ्वी के भूपर्पट्टी में ज्यादातर तत्व पाए जाते थे, वहां पे हम लोग अच्छी तरह से पढ़ चुके थे। लेकिन अब बात रही कि कार्बन भी एक प्रकार का तत्व है, तो ये भी कहाँ पाया जाएगा, वही आज टॉपिक के रूप में लाए हैं कि ऑक्रियंस ऑफ कार्बन, कार्बन की उपस्थिति की, कार्बन आखिर पाया कहाँ जाता है, हम लोग अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। अब बातें रही थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट होता है, यहाँ पे हम लिखा हुआ लेकर के आते हैं, बिकॉज थोड़ा सा दिखने में ऐसा होता है कि यदि मैं लिख करके चलूँ तो सेम यही बातें आएगी, लेकिन हाँ थोड़ा सा वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है, इसी कारण प्रॉब्लम होने के कारण हम लिख करके आते हैं, क्योंकि यहाँ पे देख करके आए तो मेहनत तो उतना ही लगता है, ऐसा बात नहीं कि ज्यादा मतलब कम मेहनत लगता है, लेकिन हाँ
उतना ही लगता है, लेकिन हाँ यहाँ पे लिखने का मतलब कि यहाँ पे कम वीडियो में बन जाता है और केवल समझाना रहता है और बाकी समझाने के बाद खत्म हो जाता है। समझ में आई बात है क्या? तो अब हम लोग आते हैं कि आखिर अगला टॉपिक क्या कहना चाहता है। तो हम लोग पढ़ना चाहते हैं ऑक्रियंस ऑफ मेटल, मतलब कार्बन, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, कार्बन की उपस्थिति। उपस्थिति मतलब कि आखिर कार्बन पाया कहाँ जाता है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, मैंने लिखा है कार्बन एक प्रकार का तत्व होता है, बातें आपको पता है 118 तत्वों में से कार्बन भी एक प्रकार का तत्व है, जो पृथ्वी की भूपर्पट्टी, भूपर्पट्टी मतलब ऊपरी सतह, आपको बताए थे जो पृथ्वी का ऊपरी सतह होता है उसे कहते हैं पृथ्वी की भूपर्पट्टी बोला जाता है। तो पृथ्वी की भूपर्पट्टी में फ्री, फ्री को एक और नाम दिया जाता है स्वतंत्र, हम लोग कहते हैं। ऐसे तो फ्री हो जाता है, इंग्लिश मीनिंग होता है, लेकिन हम लोग हिंदी में बात करें तो हिंदी में हम लोग कहते थे स्वतंत्र अवस्था, ठीक है। तो फ्री अवस्था मतलब फ्री रूप में या तो यौगिक के रूप में पाया जाता है। मैंने क्या बोला कि जो कार्बन होता है ना, कार्बन पृथ्वी की भूपर्पट्टी से निकाला जाता है, या तो यह हो सकता है फ्री अवस्था में भी पाया जाता है और कंपाउंड के फॉर्म में भी पाया जाता है। मतलब यह तो फ्री में भी पाया जा सकता है, सिंपल सा कार्बन को आप बाहर निकाल सकते हैं, या तो यह यौगिक के साथ पाया जाता है, मतलब अलग अलग तत्वों के साथ मिल करके पाया जाता है। अब आगे देखेंगे कौन कौन से तत्वों के साथ पाया जाता है, अभी तक यहाँ देख लेते हैं ना। बहुत ही कम मात्रा में, बहुत ही कम मात्रा में कार्बन पृथ्वी की भूपर्पट्टी में स्वतंत्र रूप में पाया जाता है। मैंने बोला था क्या, यह दोनों रूप में पाया जाता है, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में पृथ्वी की भूपर्पट्टी में स्वतंत्र रूप में पाया जाएगा। जैसे कि आपको बताया गया था चैप्टर नंबर 3, आपको बातें याद होगा, तो वहां पे आपको एक बातें बताए थे क्या कि वहां पे जो भी क्रियाशील वाले तत्व थे ना, सबसे नीचे किसको रखा गया था, आपको पता होगा सोना को, प्लेटिनम को, ऐसा सबसे नीचे आता था ना। ये तो ऐसे तत्व थे जो किसी से रिएक्शन ही नहीं करते थे, क्यों, ये तो धातु थे, लेकिन धातु होने के बावजूद भी रिएक्शन नहीं करते थे क्योंकि इनकी क्रियाशीलता बहुत कम थी। इसी कारण इसे जब पाया जाता था तो फ्री रूप में, इसको शुद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती थी, क्यों, क्योंकि यह शुद्ध रूप में मिलता ही था, इसे कोई शुद्ध करने का चार्ज नहीं देना होता है, और ना ही यह कभी कंपाउंड के फॉर्म में मिलते थे, क्योंकि यह किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते थे। सेम कारण यहाँ पे, कार्बन हो सकता है फ्री भी मिलता है और हो सकता है कि यौगिक के रूप में मिलता है, हमने ऊपर पढ़ा, लेकिन नीचे क्या कि बहुत ही कम मात्रा में कार्बन क्या मिलता है, स्वतंत्र रूप में, लेकिन इससे ज्यादा मात्रा में, बहुत ही अधिक मात्रा में क्या मिलता है, यौगिक के रूप में मिलता है। अब आपका तो सवाल होगा कि आखिर फ्री रूप में कैसे मिलता है और यौगिक के रूप में कैसे मिलता है, तो आइए आगे चलते हैं। आगे, कार्बन पृथ्वी की भूपर्पट्टी में मुख्यतः दो रूपों में, मुख्यतः याद रखना है दो रूपों में, ठीक है, दो रूपों में पाया जाता है, हीरा ग्रेफाइट तथा दूसरा है कार्बन बकमिनिस्टर फ्लेज। यहाँ पे कुछ बातें छूट रहा है, ध्यान से देखिएगा। कार्बन पृथ्वी की भूपर्पट्टी में, यहाँ पे छूट रहा है भूपर्पट्टी में फ्री रूप में, स्वतंत्र, ये बात को आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। देखिए एरो दे दिए कि पृथ्वी, कार्बन जो होता है पृथ्वी की भूपर्पट्टी में स्वतंत्र रूप में मुख्यतः दो रूपों में पाया जाता है। आखिर स्वतंत्र कितना कैसे पाया जाता है हमको तो जानना पड़ेगा ना। हमने तो कह दिया कि स्वतंत्र भी पाया जाता है और यौगिक के रूप में भी पाया जाता है, लेकिन स्वतंत्र, स्वतंत्र रूप में पृथ्वी की भूपर्पट्टी में स्वतंत्र रूप में मुख्यतः दो रूपों में पाया जाता है। यह दो कौन सा रूप होता है, एक पहला होता है हीरा, जो कि कार्बन का ही एक रूप होता है, हम बताएंगे आगे, ऐसा तो अभी यहाँ पे बता दिए, कार्बन, हीरा और ग्रेफाइट, यह कार्बन का रूप होता है। और तीसरा होता है C16, तीसरा बोल रहे हैं, दूसरा C16 बकमिनिस्टर फ्लेजेल। इसका नाम इतना लंबा इसलिए है क्योंकि C16 एक प्रकार का कार्बन का ही रूप होता है, जिसका निर्माण, मतलब कि निर्माण यानी खोज कौन किए थे, बकमिनिस्टर नामक एक प्रकार का वैज्ञानिक किए थे, ठीक है, इसी कारण से इसका नाम हो जाता है। अब आप लोग यदि कभी कहीं पे चैप्टर पढ़ चुके होंगे या तो आप कभी भी पीछे पढ़े होंगे, तो आपको लगेगा कि ये तो कार्बन का अपरूप होता है, बात तो सही है ना, लेकिन अपरूप भी होता है, यही होता है अपरूप। लेकिन हम यहाँ पे ऑक्रियंस पढ़ रहे हैं, मतलब उपस्थिति पढ़ रहे हैं, यहाँ पे कुछ बातें अलग है, लेकिन जब कार्बन का अपरूप हम लोग पढ़ेंगे ना इसके बाद, तो वहां पे हम लोग अच्छी तरह समझेंगे कार्बन का अपरूप कौन कौन होता है और कौन कौन नहीं होता है। तो अभी वो बातें छोड़ दीजिए, अपरूप क्या होता है, अपरूप क्या नहीं होता है। अभी यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि मुख्यतः स्वतंत्र रूप में दो रूप में पाया जाता है, कौन कौन सा, पहला हीरा और ग्रेफाइट। हीरा एक प्रकार का कार्बन का रूप होता है और ग्रेफाइट एक प्रकार का कार्बन का ही रूप होता है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि बताइए, हीरा इतना ज्यादा महंगा होता है जबकि कार्बन में बोलूं जैसे कि कोयला होता है, कोयला में भी कार्बन पाया जाता है, ये सब कार्बन इतना मतलब सस्ता जबकि हीरा बहुत ज्यादा महंगा क्यों होता है। तो हम लोग जब कार्बन के अपरूप पढ़ेंगे ना, तो
वहां पे सब बातें समझ में आएगा। केवल स्ट्रक्चर का फर्क होता है, हीरा का स्ट्रक्चर कुछ अलग होता है और कार्बन का स्ट्रक्चर कुछ अलग होता है। समझ में आई बात है? नहीं तो दोनों में कार्बन ही पाया जाता है। और दूसरा मैंने क्या बताया, कार्बन 16 मतलब C16 बकमिलिस्टर फुलेरिन, ये दोनों जो होता है ना फ्री रूप में पाया जाता है, मतलब स्वतंत्र रूप में, किसी के साथ बॉन्डिंग बनाकर नहीं रहेगा, किसी के साथ कंपाउंड रूप में नहीं रहेगा। अब आगे मैंने लिखा कार्बन यौगिक की तरह, यौगिक की तरह मतलब यौगिक के रूप में अनेकों रूप में पाए जाते हैं, यौगिक की तरह बहुत रूप में पाए जाते हैं, जैसे कि कार्बोनेट हो गया, चूना पत्थर हो गया, चौल्क, चौल्क जानते हैं, जिस चौल्क से मैं लिख रहा हूँ इसमें भी कार्बन की बहुत सारी मात्राएं हैं और कार्बन के साथ अन्य अन्य पदार्थ भी मिला हुआ है, इसमें कार्बन एक प्रकार का है ना, तो कार्बन हो गया और इसके साथ बहुत सारे अन्य पदार्थ मिले हुए हैं, तो इन सभी को हम लोग मिलाकर यौगिक कहते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूं तो बहुत सारे हैं, चौल्क हो गया, पेट्रोल हो गया, फैट्स यानी जानते होंगे, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, प्रोटीन लिखवाया है, वसा हो गया, ग्लूकोज का नाम सुने हैं क्या, ग्लूकोज भी आ सकता है इसमें, जैसे कि आपको बताइए ये सब उदाहरण देखिएगा। कार्बोनेट का क्या होता है, CO3 होता है क्या, कार्बन किसके साथ मिल रहा है, ऑक्सीजन के 3 अणुओं के साथ मिल रहा है, तो यौगिक एक प्रकार का हो गया। इसी प्रकार से चूना पत्थर मैंने लिखा है, तो चूना पत्थर का CaCO3 नाम सुने हैं क्या, चैप्टर नंबर 3 में बहुत अच्छी तरह से आप पढ़ करके आ रहे हैं। चूना पत्थर का क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। इससे बताइए कार्बन आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, तो जब कार्बन आ रहा है तो इस रूप में भी मिल सकता है, हो सकता है इस रूप में भी मिल जाएगा, या तो आपको ग्लूकोज बताया, ये सबका थोड़ा सा फॉर्मूला लंबा होता है, इसी कारण ये सबका फॉर्मूला भी नहीं जान रहे हैं, जब टॉपिक आएगा पढ़ने का तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब आगे, अब ऐसा हो जाए ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको पता होगा C6H12O6, कार्बन यहाँ पे आया क्या, तो मतलब समझना है कि मैक्सिमम पदार्थ जो होते हैं कार्बन से बने होते हैं, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो होता है कार्बन यह फॉर्म में पाया जाता है, मतलब कि कंपाउंड के रूप में पाया जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं यौगिक, तो ज्यादातर कार्बन यौगिक के रूप में पाया जाता है, लेकिन केवल 2 रूपों में क्या पाया जाता है, फ्री रूप में पाया जाता है, एक हीरा और ग्रेफाइट, दूसरा बकमिलिस्टर फुलेरिन, ये बातें आपको क्लियर होगा। तो अब हम लोग यहाँ तक जान चुके हैं कि कार्बन कहाँ कैसे पाया जाता है और कैसे इसको प्राप्त किया जाता है, बातें हम लोग अच्छी तरह से जान चुके हैं। अब आते हैं कार्बन के अपरूप, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है इस मतलब चैप्टर का ही मैं बात करूं, तो इस चैप्टर जो है ना कार्बन के बारे में मैं बात करूं तो और अच्छा अच्छा टॉपिक आता है, लेकिन हाँ सबसे महत्वपूर्ण ऐसा बात नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ यह भी एक प्रकार का बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। कार्बन के अपरूप क्या होते हैं, तो इस टॉपिक को हम स्टार्ट करने से पहले क्या करते हैं, थोड़ा सा अपरूप के बारे में जानते हैं कि आखिर अपरूप क्या होता है, तब तो कार्बन का अपरूप जानेंगे, नहीं डायरेक्ट अपरूप जानने लगे तो ऐसा तो नहीं होगा कि हमें समझ में आ जाएगा अपरूप तुरंत से, तो हमें कार्बन का अपरूप जानना है, तो पहले अपरूप के बारे में पढ़ते हैं। तो पहले डिफिनेशन जो लिखे पहले उसे अच्छी तरह से हम लोग जान लेते हैं, क्या लिखे, जब किसी एक ही तत्व के अनेक रूप पाए जाते हैं, जैसे कि आपको बताया गया था, याद होगा कुछ बातें तो अभी बताएंगे, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जब किसी एक ही तत्व के अनेक रूप पाए जाते हैं जिनमें उनका भौतिक गुणधर्म एक समान होता है, मतलब कि समान होता है, लेकिन रासायनिक गुणधर्म अलग अलग होते हैं, उसे ही हम लोग अपरूप के नाम से जानते हैं। इसी तरह कार्बन के 3 अपरूप होते हैं, बातें आपको समझ में नहीं आएगा, फिर से मैं समझाना चाहूंगा। अभी तुरंत मैंने बताया था पिछले लेक्चर में कार्बन के 3 समस्थानिक होते थे, कार्बन 612, कार्बन 613, कार्बन 614 होता था क्या, ये बातें आपको अच्छी तरह से क्लियर है। तब ध्यान से, कार्बन तीनों रूपों में पाया जा रहा है ना, तो ज्यादातर कार्बन पृथ्वी पर कौन से रूप में पाया जाता है, इस रूप में पाया जाता है, तो क्या ये सब नहीं पाया जाता है, कार्बन का यह भी रूप है और यह भी रूप है, यह भी रूप है, सब रूप है, लेकिन सब में डिफरेंशियता क्या है, भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म, तो आपको अच्छी तरह से पता होगा ना। भौतिक गुणधर्म क्या होता है, बाहरी से देखने में एकदम एक समान लगेगा, कोई अलग फर्क नहीं रहेगा, जैसे आप हीरा को देख लीजिएगा और ग्रेफाइट को देख लीजिएगा तो बाहरी से लगेगा नहीं दोनों तो सेम है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होता है क्या, स्ट्रक्चर में। अब आपका कहना होगा हीरा इतना चमकदार होता है, ग्रेफाइट चमकदार नहीं, ये तो काला होता है, हाँ बात सही है, इसमें और कुछ मिलाया जाता है, लेकिन रियल ग्रेफाइट देखिएगा ना इसमें थोड़ा थोड़ा सा फर्क मिलेगा, समझ में आई बात। तो ध्यान से देखिएगा, जब इनका स्ट्रक्चर देखते हैं तो पता चलता है कि इनका तो प्रॉपर्टी क्या होता है, मतलब कि अलग होता है, तो ध्यान से यही बातें बताया गया। भौतिक गुणधर्म समान होता है, भौतिक मतलब कि बाहरी से देखने पर एक समान रहेगा, लेकिन आंतरिक रूप से जानेंगे तो आंतरिक रूप से ये सब क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो उन सभी जो रूप पाया जाता है, अनेकों रूप पाए जाते हैं, जैसे कार्बन का ये पाया जाता है, आपको और बताया गया था हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक होता था, 1, हाइड्रोजन का 2, हाइड्रोजन का यहाँ पे 3,
क्लास 9th की ये बातें, ये सब बातें जान चुके हैं। क्लोरीन का भी बताए थे, तो होता था समस्थानिक। इस प्रकार से अनेक रूपों में पाए जाते हैं ना, तो उन्हीं को हम लोग कहते हैं अपरूप। समझ में आई बात है क्या? अब अपरूप हम लोग बोल देंगे तो अपरूप मतलब आपको बातें समझ में आ गया। कोई भी तत्वों का अपरूप हो सकता है, लेकिन बात रही कि यहाँ पे हम कार्बन के बारे में पढ़े, तो कार्बन का अपरूप के बारे में जानेंगे ना। तो कार्बन के अपरूप इसी प्रकार से 3 अपरूप होते हैं। मतलब कार्बन मुख्यतः 3 रूपों में पाया जाता है। इसके 3 अपरूप होते हैं। कौन कौन अपरूप होते हैं, आपके मन में सवाल आता है, तो याद रखिएगा। पहला अपरूप होता है जिसे हम लोग कहते हैं हीरा। अब ऐसा बात नहीं कि पहला बार में जो हीरा आता है हम हीरा ही याद रख सकते हैं। अब जो दूसरा बार में लिखेंगे वो हम पहला बार में भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम की बातें नहीं है। हीरा को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं डायमंड। दूसरी आती है ग्रेफाइट, जिसे हम लोग इंग्लिश में बात करते हैं ग्रेफाइट है। तीसरा आता है C16 बकमिनिस्टर फुलेरी। इसे इंग्लिश में सिंपल सा हम नाम नहीं लिख रहे क्योंकि इंग्लिश में भी यही हो जाएगा, चलिए लिख देते हैं C16 BUC के बक, MINIST मिनिस्टर, मिनिस्टर फुलेरी, फुलेरी। अब ध्यान से देखिएगा, क्या होता है कि कार्बन यहाँ पे 60 है ना, तो इसका मतलब समझना है आपको। ऊपर वाला बात तो समझ में आ गया होगा। हीरा भी एक प्रकार का कार्बन का रूप होता है, जो कि कार्बन का अपरूप माना जाता है। ग्रेफाइट भी अपरूप होता है कार्बन का। और C16 मतलब कि यहाँ पे कार्बन का अपरूप होता है, लेकिन इसका निर्माण कौन किए थे? बकमिनिस्टर फुलेरिन नामक एक प्रकार का वैज्ञानिक थे, जिनका नाम भी था बकमिनिस्टर फुलेरिन। यह थे अमेरिका के। जब इसके बारे में पढ़ेंगे ना तो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, चिंता नहीं लेना है। ये सब केवल टॉपिक नहीं, हम लोग अच्छी तरह से डीप में पढ़ेंगे। तो ये अमेरिका के वैज्ञानिक है। इनके द्वारा इस मतलब कार्बन 16 जो होता है ना, इसका निर्माण किया गया था। इसी कारण से इसका नाम हो जाता है बकमिनिस्टर फुलेरिन। लेकिन ये जो दो तत्व होते हैं हीरा और ग्रेफाइट, जो कार्बन का रूप होता है, ये प्राकृतिक रूप में पाया जाता है। इसको कोई निर्माण नहीं किया है, लेकिन इसका निर्माण कौन किए थे? बकमिनिस्टर फुलेरिन। इसी कारण से ये जो दो अपरूप है हीरा और ग्रेफाइट, इसे बोला जाता है प्राकृतिक अपरूप। प्राकृतिक अपरूप, नेचुरल एलोट्रोप्स। अब तीसरा है ये क्या, ये क्या उनसा अपरूप है? ये भी कार्बन का अपरूप है, लेकिन इसका किसी ने किसी निर्माण किया है। तो निर्माण करने वालों को हम क्या कहेंगे? नेचुरल, यानी कि प्राकृतिक नहीं। ये तो नेचुरल होगा, प्राकृतिक इसे कहते हैं मानव निर्मित। मानव निर्मित अपरूप, इंग्लिश में कहते हैं आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल अपरूप। समझ में आई बातें? तो यह कार्बन 16 फ्लोरीन क्या है? मानव निर्मित, मतलब कि इसे कोई ना कोई मनुष्य ही बनाया है, जिसका नाम था बकमिनिस्टर फ्लोरीन नामक वैज्ञानिक। लेकिन हीरा और ग्रेफाइट जो होता है प्राकृतिक रूप में पाया जाता है, जो कि अभी तुरंत मैंने पीछे पढ़ा। हीरा और ग्रेफाइट स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं, और ये भी स्वतंत्र रूप में पाया जाता है, लेकिन इसका किसी ने किसी निर्माण किया है। ये दोनों का निर्माण कोई नहीं किया, स्वतंत्र रूप में पाया जाता है। इसी का निर्णय हम कहते हैं प्राकृतिक रूप से पाया जाना, तो नेचुरल एलोट्रोप्स। लेकिन जिसका निर्माण कोई किया है तो उसे हम कहते हैं मानव निर्मित एलोट्रोप्स। समझ में आई होगी बातें? अब आज तक अभी हम लोग यहाँ तक टॉपिक क्लियर कर लिए। अब आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? हीरा और ग्रेफाइट के बारे में जस्ट स्टार्ट करेंगे, और हीरा और ग्रेफाइट को हम लोग खत्म करने का प्रयास करेंगे। और कार्बन 6 मिनिस्टर फ्लोरीन होगा, वो अगले लेक्चर में बात किया जाएगा। लेकिन इस लेक्चर में मैं खत्म करने का प्रयास करूंगा हीरा और ग्रेफाइट के बारे में, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। इसी कारण से हीरा और ग्रेफाइट को हम लोग अभी तुरंत ही स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहले आपको यहाँ तक बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। यहाँ तक हो सकता है तो बहुत अच्छी तरह से आप उतार दीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं तुरंत हम कार्बन का अपरूप है, जो कि हम लोग देख कर आ गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हमने क्या कि हीरा और ग्रेफाइट दोनों कार्बन के ही अपरूप होते हैं। बात समझ में आ गया होगा। तो कार्बन कार्बन का कितने अपरूप थे? 3। एक हीरा, ग्रेफाइट और बकमिलिस्टर फ्लोरीन। समझ में आई बातें क्या? तो हीरा और ग्रेफाइट दोनों क्या होते हैं? कार्बन के ही अपरूप होते हैं, जिसमें से क्या होता है कि हीरा पारदर्शी तथा अत्यधिक चमक वाला
कार्बन का अपरूप होता है जिसमें कोई भी कलर नहीं यानी रंग नहीं होता है। आप देखिएगा कि हीरा हमेशा चमकदार होता है, उसमें कोई कलर नहीं होता, ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब प्लास्टिक के जैसे चमकीला होता है। समझ में आई बात है? यही बातें बोला जा रहा है कि हीरा क्या होता है, पारदर्शी होता है, इसमें कोई चमक नहीं हो, मतलब इसमें चमक पाया जाता है, अत्यधिक चमक वाला होता है, लेकिन इसमें कोई रंग नहीं पाया जाता। समझ में आई बात है? आगे, हीरा प्राकृतिक रूप से सबसे कठोर तत्व है। आपसे पूछा जाएगा सबसे कठोर तत्व तो क्या आना चाहिए जवाब में, हीरा होता है। लेकिन जब धातु की बात की जाए तो धातु दूसरा होता है, धातु के बारे में आपको बता दिया गया है। लेकिन यहाँ पे बोला जाए कि प्राकृतिक तत्व 118 तत्व में सबसे कठोर तत्व कौन होता है, तो हीरा होता है। समझ में आई बात है? ऐसा आप नाम सुने होंगे कि हीरा बोरिंग करवाया जाता है, क्यों? क्योंकि यह बहुत कठोर होता है, कैसे कैसे ना पत्थर को भी तोड़ देता है। समझ में आई बात? आगे, हीरा और कार्बन दोनों हीरा और कार्बन दोनों कार्बन से मिलकर के बने होते हैं। इसी कारण से इन्हें दर्शाने के लिए हम लोग सी का प्रयोग करते हैं। ऐसा अब आपके मन में दिमाग चल रहा होगा कि अरे भाई, हीरा को दर्शाने के लिए कोई प्रयोग नहीं देते हैं, या तो ग्रेफाइट को दर्शाने के लिए भी कोई प्रयोग में नहीं देते हैं, तो आखिर इनको दर्शाने के लिए कुछ तो प्रयोग में देना होगा ना। तो कार्बन और हीरा और ग्रेफाइट दोनों बने किससे है, कार्बन से बने हैं। तो इनको दर्शाने के लिए सिंपल से हम लोग कार्बन का ही प्रयोग करते हैं, सी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब आपको बताया गया था, ध्यान से समझिएगा कि अपरूप क्या होते हैं, जिनका भौतिक गुणधर्म क्या होता है, भौतिक गुणधर्म अलग अलग होता है लेकिन रासायनिक गुणधर्म सेम होता है। हमें लग रहा है जो बातें लिखवाए तो वहां पे थोड़ा सा कुछ मिस्टेक हो चुका था, हो सकता है कि आप जाकर के वहां पे थोड़ा सुधार कर लीजिएगा अपरूप में, कि अपरूप क्या होते हैं, वैसे एक ही प्रकार के तत्व के अनेक रूप जिनके भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, तथा रासायनिक गुणधर्म एक समान होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपरूप कहते हैं। लेकिन हमें लगता है कि वहां पे अपरूप में क्या लिखवा दिए थे कि भौतिक गुणधर्म समान होता है लेकिन रासायनिक गुणधर्म अलग अलग होता है, तो हमसे मिस्टेक हो गया था, तो कोई बात नहीं, जाकर के आप सुधार लीजिएगा। समझ में आई बात है? तो अपरूप जब पढ़ा रहे थे तो वहां पे ध्यान से देख लीजिएगा, वहां पे लिखना बस ये बात को था कि भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, समान नहीं अलग अलग होते हैं, लेकिन रासायनिक गुणधर्म एक समान होते हैं। समझ में आई बात है? तो उसे हम लोग कहते हैं अपरूप। अब हम लोग यहाँ पर प्रूव करके दिखाएंगे कि आखिर रासायनिक गुणधर्म कैसे एक समान होता है और भौतिक गुणधर्म अलग अलग कैसे होता है। ध्यान से देखिएगा, हीरा बहुत ही कठोर पदार्थ होता है, हम लोग पढ़ रहे हैं भौतिक गुणधर्म। समझ में आई बात है क्या? हीरा और ग्रेफाइट अभी दो तत्वों को हम लोग लेके चल रहे हैं, बकमिलिस्टर फुलेरिन की बात नहीं कर रहे हैं, वो आएगा तब हम लोग बात कर लेंगे। लेकिन अभी हीरा और ग्रेफाइट के बारे में चल रहे हैं, तो अभी इसके बारे में भौतिक गुणधर्म जानते हैं और रासायनिक गुणधर्म देखेंगे। आखिर हमने पढ़ा अपरूप है, तो अपरूप में क्या होता है, रासायनिक गुणधर्म एक समान होना चाहिए और भौतिक गुणधर्म अलग अलग होना चाहिए। भौतिक गुणधर्म अलग अलग हम दिखा पाएंगे तब न जाकर के हम कह सकते हैं कि नहीं, ये तो कथन बिल्कुल सही था अपरूप में। और रासायनिक गुणधर्म यदि एक होता है तो हम देखेंगे कि दोनों एक समान गुण दर्शा रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि हाँ, अच्छी बातें हैं, इसका रासायनिक गुणधर्म एक समान है, तो हम कह सकते हैं कि यह अपरूप क्या है, बिल्कुल ही सत्य है। समझ में आई बातें? तो ध्यान से देखिएगा, हीरा बहुत ही कठोर पदार्थ होता है पर ग्रेफाइट मुलायम। भौतिक गुणधर्म अलग अलग है क्या भाई? हीरा इतना ज्यादा, दोनों तो कार्बन से बना है और दोनों को बताएं कि स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। स्ट्रक्चर मतलब होता है संरचना, कि आखिर हीरा का संरचना कैसा होता है और कार्बन बोल रहे हैं, ग्रेफाइट का संरचना कैसा होता है। समझ में आई बात है? बस स्ट्रक्चर, कार्बन को जोड़ने का प्रक्रिया जो होता है ना, वो अलग अलग होता है। समझ में आई बात है? तो अभी उसको हम लोग पढ़ेंगे, चिंता नहीं लेना है। तो यहाँ पे हीरा बहुत ही कठोर होता है जबकि ग्रेफाइट क्या होता है, मुलायम होता है। क्यों होता है, स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। आगे, हीरा विद्युत का कुचालक होता है, कुचालक हम लोग अचालक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अचालक। आपको पीछे बातें बता दिया गया है कि अचालक बोल दीजिए, कुचालक बोल दीजिए, मतलब हीरा में कोई भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती, एक स्थान से दूसरे स्थान तक इसमें विद्युत का प्रवाह नहीं हो पाता। लेकिन ग्रेफाइट विद्युत का चालक होता है। आपको अपवाद में बताया गया था कि अपवाद में ग्रेफाइट एक ऐसा धातु होता है जो क्या करता है, विद्युत का चालन करता है। समझ में आई बात है? तो देखिए, भौतिक गुणधर्म क्या क्या अलग अलग है ना। हीरा बताइए अलग गुण दर्शा रहा है, ग्रेफाइट अलग दर्शा रहा है। यहाँ पे हीरा का कुछ अलग है और ग्रेफाइट का कुछ अलग है, तो भौतिक गुणधर्म अलग हो गया लेकिन रासायनिक गुणधर्म अलग हो जाएगा। अब रासायनिक गुणधर्मों को देखने से पहले थोड़ी सी बातें बता देते हैं कि आपको कार्बन को बने हुए आपको बताया गया था कि यदि कोई वस्तु कार्बन से बना है तो हम जांच कैसे कर सकते हैं, फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया। समझ में आई बात है कि यदि कोई पदार्थ कार्बन से बना है तो उसको जांच करने के लिए हम लोग उसे जलाते थे, बर्न करते थे,
जब बर्न होता था तो वो कौन सा गैस रिड्यूस करता था, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालता था। तो हमें पता चलता था कि यह क्या से बनकर मिलकर बना हुआ है, तो कार्बन से मिलकर बना हुआ है। क्यों? क्योंकि कार्बन से मिलकर बना है तब तो कार्बन को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जा रहा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलता था। अब ध्यान से देखिएगा रासायनिक गुणधर्म में, हीरा और ग्रेफाइट दोनों जलने पर क्या निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। भाई रासायनिक गुणधर्म एक समान है तो दोनों काम तो एक ही में करेगा, भले भौतिक गुणधर्म क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। तो हीरा और ग्रेफाइट दोनों जलने पर क्या निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निर्माण करते हैं, या तो उत्पादन उत्पादन करते हैं। समझ में आई बात है? क्योंकि दोनों कार्बन कार्बन के ही अपरूप है, केवल इनका संरचना क्या होता है, अलग अलग होता है। अभी बताएं, तुरंत बातें बोले थे हम, केवल इनका संरचना भी अलग अलग होता है। तो संरचना के बारे में भी पढ़ लेंगे, लेकिन अगर हम जानेंगे कि इनका क्या होता है, अपरूप जो होता है, अलग अलग होने के कारण संरचना है। समझ में आई बात है? लेकिन भौतिक गुणधर्म इनका अलग अलग मिलेगा, रासायनिक गुणधर्म एक समान मिलेगा। और आगे क्या है, और रासायनिक गुणधर्म एक समान होते हैं, बातें तो आपको बता दी। क्यों? क्योंकि देखिए आप यदि हीरा को भी जलाइएगा ना, तो हीरा को भी जलाने के बाद क्या मिलेगा आपको, इसे भी ऑक्सीजन की उपस्थिति में आप क्या करते हैं, जलाते हैं, बर्न करते हैं। तो बर्न करने पर आपको मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मिलेगा ही मिलेगा। इसी प्रकार से आप ग्रेफाइट को भी जलाते हैं, ग्रेफाइट को भी ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं, तो जलाने पर क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगा। इससे हमें पता चलता है कि इसका रासायनिक गुणधर्म क्या होता है, रिएक्शन करने की क्षमता आपको बताए थे। बाहरी से देखकर जो गुण मिलता है उसे हम लोग भौतिक गुणधर्म कहते थे, लेकिन रासायनिक गुणधर्म क्या होता था, रिएक्शन करने के बाद जो गुण प्राप्त होता था उसे रासायनिक गुणधर्म कहते हैं। तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो भाई बताइए, तो रिएक्शन ही हो रहा है, रिएक्शन करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड इसमें भी, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें भी, तो रासायनिक गुणधर्म क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। इसी कारण से क्या कहते हैं, इनका रासायनिक गुणधर्म समान होता है। ठीक है, एक समान होता है। ये था आपका क्या कहते हैं, हीरा और ग्रेफाइट। अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी बिल्कुल खत्म नहीं हुआ। अभी इसका हम लोग क्या देखेंगे, अभी हो सकता है कि कार्बन के अपरूप जो होते हैं ना, इनके बारे में भी 2 लेक्चर और बनेगा, समझ में आए? इसके बाद हम लोग नया टॉपिक के बारे में बात करेंगे। बिकॉज यदि हमें ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर देखना है, हीरा का स्ट्रक्चर देखना है, फिर हम लोग बकमिनिस्टर फ्लोरीन जिसका निर्माण किए थे उनके बारे में देखेंगे, C60 बकमिनिस्टर फ्लोरीन के बारे में। इसके बाद क्या होगा, इन सभी का उपयोग भी पढ़ेंगे कि आखिर इन सभी का उपयोग कहाँ होता है। समझ में आई बातें? तो हम लोग इतना आसानी से थोड़ी ना पढ़ रहे हैं, डीप में पढ़ेंगे, बहुत अच्छी तरीका से पढ़ेंगे। समझ में आई बातें? तो बस आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं। आशा करते हैं यहाँ तक आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। हाँ, वीडियो अच्छा लगा तो अपने साथियों के पास बस शेयर जरूर कीजिएगा, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन आपके तक अच्छी तरह से पहुंच सके। ठीक है, तो बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही मजेदार वीडियो के साथ। आज के लिए सभी को धन्यवाद। ठीक है।